एक्सेलेंस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड इंडो डच एक्शन प्लान इस सेंटर का आज आधारशिला समारोह सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से और राज्यपाल श्री सी विद्यासागर राव जी की उपस्थिति से होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे अपने शुभ हस्तों से इस शिलालेख का अनावरण करें और सभी गणमान्य मान्यवरों से भी विनती करता हूं कि इस शुभ अवसर पर आप भी शामिल हों। ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामतीच्या नव्या उपक्रमाचा भाजीपाला गुणवत्ता केंद्राचा कोनशिला समारंभ या ठिकाणी भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते होत आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि सर्व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा कोनशिला समारंभ पार पडतो आहे। बारामतीच्या ॲग्रिकल्चरल डेव्हलप 40 साल पहले कृषि विकास का ये काम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट के माध्यम से शुरू किया। या भागातला 60% भाग हा दुष्काळी भाग आहे। पिण्याच्या पाण्याची समस्या, दर 5 वर्षातून 3 वर्ष दुष्काळ। या सगळ्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पाण्याचा थेंब ना थेंब वापरता कसा येईल, त्यावरून शेती आणि पशुधन वाचवता कसं येईल याची खबरदारी घेण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न इथं करण्याची आवश्यकता आहे। या हेतूनच आम्ही काही सहकार्यांनी मिळून या संस्थेची स्थापना केली। शेतीच्या क्षेत्रामध्ये काम सुरू केलं, पाण्याच्या क्षेत्रामध्ये काम सुरू केलं आणि सातत्यानं दुष्काळी भागातल्या लोकांना न्याय कसा देता येईल याबद्दलची काळजी घेतली। हे काम चालू असतानाच माझ्यावर राजकीय जबाबदाऱ्या पडल्याच्या नंतर या कामाची जबाबदारी कैलासवासी अप्पासाहेब पवार यांनी खांद्यावर घेतली आणि अप्पासाहेब पवार ने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने के बाद यहाँ के नौजवान किसानों का हौसला बढ़ाया, फार्मर्स क्लब बनाए, नई टेक्नोलॉजी उनके खेतों पर कैसी जाएगी इस पर ध्यान दे दिया और इसके साथ साथ शारदा नगर संकुल खड़ा करके घर की बच्ची, घर की लड़की वो सुविधा कैसी होगी इस पर उन्होंने ध्यान दिया। और आज मुझे गर्व है कहने में, शारदा नगर की लड़कियां जो कोई जिम्मेदारी उनके कंधे पर पड़ती है वो समर्थ रूप से संभालने के लिए आज खड़ी होती है। ये एक बहुत बड़ा काम इस माध्यम से यहाँ हो गया है। प्रधानमंत्री जी, इस क्षेत्र में जहाँ पानी है वहाँ गन्ने का फसल और बागवानी पर ध्यान बहुत है। जो गन्ना पैदा होता है वो सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से चीनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीनी के साथ साथ इथेनॉल बनाते हैं कि जो पेट्रोल आयात के लिए, इंपोर्ट के लिए सब्स्टिट्यूट है, और इसके साथ साथ बिजली बनाने का भी काम करते हैं। यहाँ का गन्ना किसान इस साल दुखी है कि दुनिया में और भारत में चीनी की कीमत कम हो गई। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट भी कम है। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ उत्पादन ज़्यादा है, चीनी को डिमांड नहीं है। किसानों को गन्ने की कीमत देने की ताकत चीनी मिल की होती नहीं
और इसमें बदलाव लाना हो तो मुझे लगता है, मुझे मालूम है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए कुछ कई लोगों से बात करती है। इस बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा और देश से ज़्यादा चीनी बाहर जाएगी तो गन्ना किसान को एक अच्छी कीमत देने की ताकत यहाँ हो जाएगी और ये मेहनत करने वाला गन्ना किसान अपनी समस्या से बाहर होगा। ये गन्ने के साथ बागवानी को हम लोगों ने प्रोत्साहन दे दिया। यहाँ अनार पैदा होता है, यहाँ अंगूर पैदा होता है, अलग अलग किस्म के फल यहाँ तैयार होते हैं। और इसके साथ दूध का धंधा, इसमें बढ़ोतरी लाने के लिए यहाँ कुछ ध्यान दिया गया। इसमें प्रक्रिया करने वाली इंडस्ट्री यहाँ लाई, हर गांव में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की। इसमें महिला का योगदान बहुत बड़ा है और अच्छी क्वालिटी का गाय का दूध यहाँ लाकर ये इंडस्ट्री को देकर इंडस्ट्री से कई नए प्रोडक्ट यहाँ तैयार करके देश में तो जाते ही है तो देश के कई बाहर देशों में आज एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ की इंडस्ट्री कामयाब हो गई है। अकेले डायनामिक्स में हर दिन 9 लाख लीटर दूध प्रोसेस होते हैं और बाकी सब जो छोटे मोटे यूनिट है वहाँ में दूध पर प्रक्रिया होती है। इससे एक किसानों को राहत मिलती है। मैं कृषि मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, जैसी गन्ना किसानों की हालत है यही हालत आज दूध का सप्लाई करने वाले किसानों को भी हो गई है। दूध की कीमत नीचे आ गई है। जो दूध को 23 रुपये लीटर कीमत मिलती थी वो 18 रुपये तक आ गई। दूध का एक्सपोर्ट पर कोई लिमिटेशन आ गई और इससे हम कभी नहीं देखते थे कोई किसान गाय बेचने के लिए बाजार में जाता था। आजकल जानवरों के बाजार में ये गाय आना शुरू हो गया। ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हमें इस पर कुछ ना कुछ ध्यान देकर रास्ता निकलना होगा और इसमें हमारा पूरा सहयोग इस काम के लिए हमें आप लोगों को रहेगा। महाराष्ट्र के कई जिले में इस साल सूखा है, दुष्काल है। ये सूखे की समस्या हल करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी ने कुछ कदम उठाए हैं। कुछ मदद राहत देने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। साथ साथ उन्होंने भारत सरकार के सामने राज्य की तरफ से कोई नया प्रपोजल दिया है। मुझे विश्वास है कि हमारे कृषि मंत्री इस पर ध्यान देंगे और राज्य के मुख्यमंत्री क्षेत्र में जो राहत देना चाहते हैं, ये राहत देने के उनके जो कोई प्रयत्न है उसको अच्छी तरह से मदद करने का काम भारत सरकार करेगा। आज यहाँ एक नया कदम उठाने का काम होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट में हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया काम, नई आइडिया, नया क्रॉप, इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दुनिया से मिली और यहाँ के किसानों के लिए फ़ायदे की होती है, इस पर डेमोन्स्ट्रेशन करके इसका ट्रेनिंग देने का काम यहाँ कई सालों से होता है। भारत और नीदरलैंड ये दोनों सरकार में इंडो डच एग्रीमेंट नाम का एग्रीमेंट हो गया और इस एग्रीमेंट में डच गवर्नमेंट, नीदरलैंड गवर्नमेंट भारतीय किसानों को नई टेक्नोलॉजी देगा, सीड देगा, ट्रेनिंग के लिए सुविधा देगा। इस तरह की तैयारी इस एग्रीमेंट में हुई है। ये एग्रीमेंट के लिए
इस देश में 4 राज्यों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें पंजाब, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। और इसी माध्यम से आईसीआर के मान्यता से सेंटर फॉर एक्सलेंस इन वेजिटेबल्स, ये क्षेत्र में काम करने वाला एक सेंटर कि जहाँ सबसे अच्छा काम होगा, इसका सिलेक्शन भारत सरकार ने किया। और मैं देश के कृषि मंत्री को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में उन्होंने यहाँ की केवीके और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट इनका सिलेक्शन किया, और आज प्रधानमंत्री के हाथों से ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इसकी कोनशिला यहाँ डालने का काम हुआ। मुझे विश्वास है कि ये नए टेक्नोलॉजी यहाँ लाने के लिए इसका फ़ायदा हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे कई टीचर नीदरलैंड में जाते हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी सीखते हैं। हमारे कई स्टूडेंट यहाँ से नीदरलैंड में जाते हैं, 3 साल यहाँ फिरते हैं, 2 साल वहाँ फिरेंगे, उनको वहाँ की डिग्री मिलेगी। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जो कोई दुनिया में नए बदल हो रहे हैं, वो सीखने का मौका उनको यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, और इसकी शुरुआत यहाँ हो रही है। मुझे विश्वास है कि ये नौजवान ये दुनिया की नई टेक्नोलॉजी सीखकर अपने खेतों पर तो परिवर्तन करेगी, मगर पड़ोसी किसानों को भी इस तरह में मदद करेगी। और मुझे विश्वास है, जैसे प्रधानमंत्री जी अभी मुझे कहते थे, किसानों की एक आदत है कि आप भाषण देने से उनका विश्वास कभी बचता नहीं, वो देखना चाहता है कि इसका रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट अच्छा आया तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा काम करने के लिए ये हमारे नौजवान इंडो डच प्लान के माध्यम से सीख कर यहाँ काम करेंगे, और इसकी सुविधा यहाँ हो रही, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा खेती के बाहर जाकर एक समस्या मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ के किसान खेती अच्छे करते हैं, मगर यहाँ साथ साथ हमारे यहाँ एक धनगर नाम का समाज है, जिनको अंग्रेजी में शेफर्ड बोलते हैं। इन लोगों की कुछ समस्या है। उन लोगों को, आदिवासियों को जो सुविधा मिलती है, उस तरह की सुविधा मिलने की आवश्यकता है। ऐसी मांग कई सालों से यहाँ के नौजवानों की है। इस बारे में संघर्ष भी हुआ था। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य की तरफ से उनका समर्थन भारत सरकार के पास करने का काम किया है। मैं जानता हूँ ये काम हो सकता है तो देश के पार्लियामेंट में हो सकता है, और मैं प्रधानमंत्री जी को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एज ए पार्लियामेंट का सदस्य हम सब लोग भले अलग राजनीति के हो, मगर ये आरक्षण के लिए जो कोई कदम आप उठाएंगे उसको हमारी तरफ से हम अच्छी मदद करेंगे और आपको अच्छी तरह से सहयोग देंगे। आज आप यहाँ आ गए, यहाँ जो कोई परिवर्तन के लिए प्रोसेस चालू है, ये देखने के काम आपने किया। मुझे विश्वास है कि ऐसे काम करने वाले लोगों को देश में कहीं भी संस्था हो, उन सभी संस्था को आपकी तरफ से हमेशा मदद हो जाएगी। मैंने देखा जब फील्ड पर आप गुजरात में काम करते थे, ऐसे कई कदम आप उठाते थे, जिससे जिस क्षेत्र में, कच्छ जैसे क्षेत्र में कोई फसल नहीं आता था, वहाँ का चेहरा आज बदला है, वहाँ का किसानों का भी चेहरा बदला है। और इसीलिए इसी लाइन से यहाँ जो छोटा बड़ा काम हमारे सब साथियों को चालू है, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, दूध के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में है, ये सब आपने यहाँ आकर देखा। और आपके साथ राज्य के राज्यपाल साहब, राज्य के नौजवान मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से
और यहाँ पूना डिस्ट्रिक्ट के पालक मंत्री गिरीश बापट ये भी साथ आ गए, उन्होंने भी यहाँ का सब काम देखा। इनके साथ साथ नीदरलैंड के एम्बेसडर यहाँ आ गए। इन सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजनीति में कई इधर या उधर संघर्ष हो सकता है, मगर राजनीति वो 2 दिन की होती है। 365 दिन में 363 दिन इस देश के विकास का काम, इस पर ही हमारी नज़रिया रहनी चाहिए और यही नीति हम लेकर हम जाएंगे और विकास की प्रक्रिया में जो कुछ कदम यहाँ आप की तरफ से उठाने का प्रयास हो जाएगा, इसे सहयोग देने के लिए हम सभी साथियों की तैयारी रहेगी। यही कहकर मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर सभी को आप संबोधित करें। आज के इस अवसर पर उपस्थित हम सबों के नेता, देश के प्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री मोदी जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी, सम्माननीय राज्यपाल जी, आपके प्रिय नेता भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय शरद पवार जी, संसद में सहयोगी सुप्रिया सुले जी, राज्यसभा में सम्माननीय पटेल जी, अजीत पवार जी, पुणे के सम्माननीय विधायक जी, इस अवसर पर उपस्थित भाइयों बहनों और बच्चों, 4 पीढ़ी के लोग सामने बैठे हैं। बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, प्रौढ़ और बुजुर्ग भी बैठे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। भारत सरकार के पूर्व सम्माननीय कृषि मंत्री जी ने जो मार्गदर्शन आपका किया है, निश्चित रूप से इस इलाके में आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इस कृषि विज्ञान केंद्र में आने के बाद लेकिन एक आश्चर्य और भी हुआ है कि देश के अंदर 641 कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग हर जिले में एक है। और अभी तक मैं 50 कृषि विज्ञान केंद्रों में जा चुका हूं। लगभग 200 कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे हैं जिलों के अंदर जिनके पास ट्रैक्टर नहीं। खेती तो अलग की बात है, उनके चाहर दीवारी नहीं है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। निश्चित रूप से आज ये जो कृषि विज्ञान है हमने देखा है, इससे मुझे प्रेरणा जरूर मिल रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत सबसे ज़्यादा यदि चिंता की थी तो कृषि विज्ञान केंद्र की चिंता की थी। और उसके लिए एक कमेटी भी हम लोगों ने बनाया था जिसकी रिपोर्ट आ गई है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसे मुख्य रूप से कृषि विस्तार की जिम्मेवारी है, पूरे देश के अंदर इसको मजबूत बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं, उनका मार्गदर्शन होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रहे कि देश के 65% भूभाग को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। यदि ये बारामती का इलाका है तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि 60% 50% भूमि को जल नहीं मिल रहा होगा। और इसीलिए मैं सड़क मार्ग से आया यहाँ, खेतों को देखते हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और जब तक हर खेत पर पानी नहीं पहुंचा देते, हर खेत को पानी नहीं पहुंचा देते, तब तक सुख चैन से बैठने वाले नहीं। 125 करोड़ का ये देश है, जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा। और ये संकल्प भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पूरा करने वाले हैं।
भाइयों और बहनों, मैंने कहा कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच प्रधानमंत्री जी हैं, आपके मुख्यमंत्री भी हैं, और निश्चित रूप से कृषि के विकास की योजनाएं राज्यों के माध्यम से ही ज्यादा लागू होती है। और इस मामले में भी आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मिले जिनकी चिंता कृषि को लेकर है। और जब मुख्यमंत्री बने तो चौथे या पांचवें दिन कृषि मंत्रालय की समीक्षा करने के लिए इन्होंने कहा। मैं और कृषि मंत्री दोनों ने बैठकर दिन भर समीक्षा की, और इस बार 16 तारीख को जो मराठवाड़ा और विदर्भ की समस्या है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों को निमंत्रित किया है। पूरा कृषि मंत्रालय महाराष्ट्र का और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के भी हमारे अधिकारी आएंगे, और मुंबई के अंदर 16 तारीख को बैठकर हम निश्चित रूप से जो चुनौतियां किसानों के सामने खड़ा है, जो संकट है, उसका न सिर्फ सामना करेंगे बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हुए मैं आदरणीय पवार साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम लोगों को बुलाया और इतना ज्ञानवर्धन हुआ इस क्षेत्र में। इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय राज्यपाल जी, सम्माननीय राजदूत जी, देश के पूर्व कृषि मंत्री और ज्येष्ठ नेता आदरणीय पवार साहब, हमारे कृषि मंत्री राधे मोहन सिंह जी, राज्य के कृषि मंत्री खड़से जी, बापट जी, प्रफुल्ल भाई पटेल जी, अजीत दादा, सुप्रियाताई, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कृषि विकास केंद्र को यहाँ पर उन्होंने विकसित किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत ही पथदर्शी इस प्रकार का ये प्रकल्प है, और इसके माध्यम से खेती किसानी में विज्ञान का प्रयोग करते हुए हमारी उत्पादकता को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, हमारे किसानों को किस प्रकार से हम खुशहाल कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस कृषि विकास केंद्र के माध्यम से यहाँ पर हमको दिखाई दिया। साथ ही में आज जो इंडो डच एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से सब्जियों के विकास की दृष्टि से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इंडो इजराइल एग्रीमेंट के तहत भी हमने फलों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग शुरू किए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से हमारी खेती को शाश्वत करने का काम हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। आज हमारा राज्य एक कृषि चुनौती से गुजर रहा है। विशेषतः आज राज्य के 40,000 गांवों में से 24,000 गांवों में अकाल है। पूरा मराठवाड़ा अकाल की चपेट में है, करीब 70% विदर्भ अकाल की चपेट में है, उत्तर महाराष्ट्र का कुछ भाग अकाल की चपेट में है, और हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जिनमें 12 महीने अकाल होता है। और इसलिए जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया, आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है जल का नियोजन करना। आज हमारा 82% हमारी खेती ये ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, और इसके कारण हमारी उत्पादकता के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और किसानों को जिस प्रकार से उत्पादकता के आधार पर हम लोग समृद्ध करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और इसलिए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार की है, जल युक्त शिवार, जिसमें 14 अलग अलग योजनाओं को हमने एक साथ लाया है, और हमने ये संकल्प किया है कि महाराष्ट्र में 20,000 गांव ऐसे हैं कि जो लगातार अकाल की चपेट में जाते हैं। उन गांवों को
वहाँ पर जल नियोजन करके, जल संधारण करके, वहाँ के जो पुराने स्ट्रक्चर्स होंगे उसको वापस जीवित करके, वहाँ विकेंद्रित जल संस्करण तैयार करके हम लोग वहाँ पर अकाल से मुक्ति करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने अलग अलग पैटर्न्स का भी अभ्यास किया। फिर वो अन्ना हजारे जी का रायगढ़ सिद्धि पैटर्न हो, या फिर पोपटराव पवार जी का हिवरे बाजार पैटर्न हो, सुरेश खानापुरकर जी का जो शिरपुर पैटर्न हो, ये सारे पैटर्न्स को स्टडी करके उनके आधार पर इस योजना को हमने तैयार किया है, जिसमें विकेंद्रित जल संस्करण हम खड़े करेंगे। और हमने एक महत्वाकांक्षी प्रयोग इस साल हाथ में लिया है, प्रकल्प अपने हाथ में लिया है। और इस एक साल में महाराष्ट्र के 5000 गांवों को सूखे से, अकाल से मुक्त करने का एक काम महाराष्ट्र की सरकार ने हाथ में लिया है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर सभी लोगों का सहयोग उसमें मिलेगा तो इन 5 सालों में इन 20,000 गांवों में हम विकेंद्रित जल संस्करण खड़े करेंगे और उसके माध्यम से पहले वहाँ की अकाल मुक्ति होगी और फिर जल का उचित उपयोग होगा। जल के उपयोग के लिए हम नई नई तकनीक जब लाएंगे तो उसके माध्यम से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा किसान भी खुशहाल होगा। मुझे हमेशा ये ध्यान में आता है कि हम लोग जब सूखा पड़ता है तो बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ देते हैं। इस वर्ष भी अभी तक हमने 4000 करोड़ रुपया किसानों को रिलीफ के तौर पर दिया है। कुल 90 लाख किसानों को हम रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे सारे संसाधन रिलीफ में खर्चा हो जाते हैं। पिछले 5 सालों में हमने रिलीफ में 8000 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन खेती के विकास पर केवल 1000 करोड़ रुपया हम खर्चा कर पाए, क्योंकि 8000 करोड़ का प्रेशर हमारे बजट पर लगातार पड़ता रहा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम लोग कृषि विकास पर पैसा खर्चा नहीं करेंगे, हम लोग कृषि ऋण जितना देते हैं उसके साथ साथ 25% हमारा निवेश ये कृषि विकास के ऊपर जब तक नहीं होगा, तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी खेती जो है उसको शाश्वतता हम प्रदान नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उसी का काम अब राज्य सरकार ने शुरू किया है। साथ ही में आज जो क्लाइमेट चेंज है उसके भी कारण हमारी खेती के ऊपर कई संकट तैयार हुए हैं, और इसलिए नए नए प्रयोगों के माध्यम से इन क्लाइमेट चेंज का जो हमारी खेती पर असर पड़ रहा है उसको हम किस प्रकार से समाप्त कर पाए, या उसको किस प्रकार से रोक पाए, या उसमें से हमारी खेती को किस प्रकार से हम उबार पाए, ये प्रयास भी हमने राज्य में शुरू किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से निश्चित रूप से हम परिवर्तन कर पाएंगे। आज ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो गन्ने का किसान है, उस गन्ने के किसान को हमारी सरकार ने तय किया कि उसको एफआरपी का दाम मिलना ही चाहिए, और उस दृष्टि से हमने आदेश भी निकाले हैं कि हर किसान को एफआरपी मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही में आज हमारे जो सहकारी शुगर फैक्ट्रीज है उनके सामने भी एक बहुत बड़ा आह्वान है, क्योंकि एक और जो हमारे शुगर है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो कम होते जा रही है, और दूसरी ओर एफआरपी के चलते जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका मैचिंग ये कीमत के साथ नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, मैंने बीच में माननीय पवार साहब से भी मुलाकात की और इसमें क्या हल हो सकता है, ऐसी कई चीज़ें हमने तय की। उसमें से जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है वो तो हमने भारत सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन अगले साल फिर यही चुनौती हमारे सामने आएगी। किसान को एफआरपी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन हमारे जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी बचाना पड़ेगा। तो इन चीनी मिलों को हम कितना डाइवर्सिफाई अलग अलग प्रकार से कर पाए, इस दृष्टि से फिर इथेनॉल होगा। कुछ लोग को जनरेशन भी कर रहे हैं, पर इथेनॉल के माध्यम से अगर हम लोग यहाँ पर कुछ उनको एडिशनल रिसोर्सेस मोबिलाइज करवा पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें निश्चित रूप से वो एफआरपी मैच कर पाएंगे। उस दृष्टि से भी राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारा जो गन्ने का किसान है इसको हमको ड्रिप के ऊपर, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के ऊपर ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर हम पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जहां पानी नहीं है वहां पर भी हम पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसानों को हम लोग ये सूक्ष्म सिंचाई की ओर किस प्रकार से ले जाए। मैं आज के इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की बहुत मदद राज्य सरकार को मिल रही है। मैं राधे मोहन सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि जिस समय अकाल पीड़ितों का मेमोरेंडम हमने भेजा, उस समय उन्होंने बड़ी तेजी से यहाँ पर टीम भेजी। उस टीम ने आज एक बड़ा पैकेज भी रिकमेंड किया है। शायद आने वाले दिनों में जो बैठक होगी, उस बैठक में उसको मान्यता भी मिलेगी। और इसीलिए इसी प्रकार से राज्य सरकार का सहयोग हमको मिलता रहे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस कृषि विकास केंद्र को हमने देखा है, इस प्रकार के पैटर्न्स अगर हम राज्य में तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को हम समृद्ध कर पाएंगे। और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अन्य भागों में भी इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध होगी। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार इस इंडो डच एग्रीमेंट के तहत ये जो नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों ने यहाँ मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती करता हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें। आवाज ऐकले कल्ला होईल। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस, देश में किसानों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचने वाले, प्रयोग करने वाले और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान शरद राव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के एम्बेसडर मिस्टर स्टोइलिंगा जी, राज्य के कृषि मंत्री श्रीमान एकनाथ जी, राज्य के मंत्री श्रीमान गिरीश जी, राज्यसभा के सदस्य श्रीमान प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा सांसद सुप्रिया जी, विधायक श्रीमान अजीत जी, कृषि विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र पवार जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, बारामतीच्या शेतकऱ्यांमध्ये मती आहे आणि गती आहे। जिथे मती आणि गती असते तिथेच प्रगती असते। हमारे मीडिया के मित्रों के लिए आज का दिवस विशेष है। वो खोजेंगे कि मोदी पहले क्या बोले थे, आज क्या बोले। फिर शरद राव की टैप निकालेंगे, वो पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र की यही ब्यूटी है। लोकतंत्र दो पटरी पर चलता है। एक पटरी विवाद की होती है तो दूसरी पटरी संवाद की होती है। ये विवाद और संवाद की पटरी पर लोकतंत्र आगे बढ़ता है। हम राजनीति में हैं,
अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के लिए दल से बड़ा देश होता है। हम राजनीति में हैं, लेकिन राष्ट्र नीति हमारे लिए सर्वोपरि होती है। और इसलिए हमारे देश में दो भिन्न दल के नेताओं का मिलना भी पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, जबकि ये प्रक्रिया सहज सरल चलती रहनी चाहिए। विकास के लिए विचार विमर्श आवश्यक होता है, और जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है। मेरी जिम्मेवारी शरद राव से ज्यादा है कि मुझे सामने जाकर के शरद राव को पूछना चाहिए कि शरद राव जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है, इसका रास्ता कैसे मिला। लोकतंत्र तभी चलता है, और इसलिए उस भूमिका को मैं हमेशा महत्व देता आया हूं। और जैसे भी शरद राव जी बता रहे थे कि मैंने उनको गुजरात बुलाया था, उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता, मैं सीखना चाहता। और बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। राज्य सरकार में मेरी कठिनाइयां बहुत रहती थी। भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी, तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था, और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए, उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। और मैं आज बारामती में उनके उस योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां से जाने के बाद तीखा चमचमाता बयान वे भी मेरे खिलाफ दे सकते हैं, और मैं भी उनके खिलाफ दे सकता हूं, क्योंकि हम अलग अलग विचार से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन एक मकसद से काम करने वाले लोग हैं, और वो मकसद है हमारा देश आगे बढ़े। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में आजादी के जंग के सैनिक तैयार किए थे, आजादी का जंग लड़ने के लिए जनशक्ति को उभारा था। हमें अगर गरीबी से आजादी पानी है, और जो हमारी जिम्मेवारी है, तो गरीबी से आजादी पाने के लिए भी गरीबी मुक्ति के लाखों करोड़ों को सैनिकों की आवश्यकता है, जो गांव गांव विकास की ज्योति जलाएं, ग्रामीण गरीब हो या शहरी गरीब हो, परमात्मा ने उसे जो शक्ति दी है, इस शक्ति को अवसर में कैसे पलटा जाए, और वह स्वयं
गरीबी से मुक्ति पाने की लड़ाई का सिपाही कैसे बन जाए, उस मॉडल पर हम काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। गरीबी से मुक्ति की लड़ाई का एक अहम अगर कोई क्षेत्र है तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र। हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसको जीने के लिए जो अपेक्षाएं हैं वो अभी पूरी होना बाकी है। अभी शरद राव ने क्या क्या होना चाहिए, मुझे आगे चल करके क्या करना चाहिए, उसके कुछ बिंदु भी बताए हैं। ये बात सही है, पिछले 10 साल में जो अधूरी चीजें रह गई हैं वो शायद मेरे ही पूरा करने के नसीब में आई है। और इसलिए कृषि विकास को भी हमें अब आधुनिकता की तरफ ले गए बिना कोई चारा नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। एग्रोटेक के ऊपर बल देना पड़ेगा। अभी मैंने यहां सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी देखी। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, देश में गुजरात पहला राज्य था जिसने सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान चलाया था और सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया था और उसके परिणाम अद्भुत मिले थे। बाद में तो हमने भारत सरकार में आकर के भी सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए बहुत बड़ा अभियान करना योजना बनाई है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक और विषय छेड़ रहा था। मैंने यहां लेबोरेटरी देखी, मैंने उनकी लेबोरेटरी को देख रहे मिस्टर भोइटे को कहा कि क्यों ना हम 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सॉइल टेस्टिंग की ट्रेनिंग दें, स्किल डेवलपमेंट करें। और 10वीं और 12वीं की जो साइंस स्ट्रीम की स्कूल्स हैं, साइंस स्ट्रीम की स्कूल में लेबोरेटरी होती है और करीब करीब हमारी लेबोरेटरी फरवरी महीने से लेकर के जुलाई महीने तक बंद होती है, क्योंकि फरवरी के बाद बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं तो लेबोरेटरी में कोई प्रयोग नहीं होते और फिर वैकेशन होता है, फिर जून जुलाई में आते हैं तो फिर लेबोरेटरी को प्रारंभ होते होते जुलाई महीना आ जाता है। एक महत्वपूर्ण कालखंड होता है जब स्कूल की विज्ञान की लेबोरेटरी खाली होती है। अगर इन स्टूडेंट्स को हम सॉइल टेस्टिंग सिखाएं, स्कूल की लैब को जरूरी साधनों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, तो स्कूल में भी वैकेशन के समय सॉइल टेस्टिंग लैब चल सकती है। उन बच्चों को वैकेशन में इनकम हो सकती है और उस स्कूल को अतिरिक्त लाभ हो सकता है और उस इलाके के किसानों को हर साल सॉइल टेस्टिंग कराने की सुविधा बन जा सकती है। यानी एक ही व्यवस्था के कैसे मल्टीपल यूटिलिटी हो सकती है, मैंने उनके सामने विषय रखा है, मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने भी विषय रखा है कि हमारे सीमित साधनों के बीच भी हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों पर कैसे जाएं। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रति एकड़ भूमि पर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारी जो परंपरागत पद्धतियां थी उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कालक्रम से उसे भुला दिया गया है। उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश में एक कल्पना रही है, कल्पना ये रही है कि जब तक फ्लड इरिगेशन नहीं करते, खेत लबालब पानी से भरा हुआ नहीं है, तब तक किसान को लगता है कि यार कुछ काम अधूरा रह गया और इसलिए कहीं जमीन थोड़ी ऊंची भी होगी तो कोशिश करता रहता है कि वो भी पानी में डूब जाए, उतना पानी डालो।
हमने पानी को जितना बर्बाद किया है, शायद ईश्वर हमसे हिसाब मांगेगा। मैं जरा मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में 2 या 3, 5 साल का बच्चा हो और बीमार रहे, वेट नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला ही रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ खिलाओ तो खा लेता है, चेतना ही नहीं है शरीर में, और अगर मान लो कि आप उसको केसर के दूध से नहलाते हो, मध से नहलाते हो, काजू बादाम का लेप करते हो, उसकी तबीयत में फर्क पड़ेगा क्या? 10 बाल्टी दूध से नहला दो, केसर के दूध से नहला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर दिन 2-2 चम्मच दूध पिलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जैसे बालक को बाल्टी भर दूध से नहलाने से तबीयत में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हमारी फसल को भी कितना ही पानी से भर दो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर बूंद बूंद पानी उसको पिला लो तो फसल में रौनक आ जाती है। और इसलिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जब तक पूरे देश में हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, हम पानी का व्यय नहीं रोक सकते और फसल की बर्बादी नहीं रोक सकते। ये बदलाव हमारे लिए आवश्यक है। गन्ने में भी पहले एक मान्यता थी कि गन्ना तो ड्रिप इरिगेशन हो ही नहीं सकता, स्प्रिंकलर से हो ही नहीं सकता। यहां बारामती के किसानों ने प्रयोग किया, गुजरात में तो वहां तो नियम ही है, वहां तो कोऑपरेटिव शुगर का सारा कोऑपरेटिव नेटवर्क है, वहां प्राइवेट शुगर है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव ने ही तय किया कि उनके जितने किसान जो गन्ना पहुंचाते हैं उनके खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर कर देंगे। और परिणाम क्या हुआ, फसल ज्यादा हुई। फसल ज्यादा हुई इतनी नहीं, आजकल गन्ने में भी जेनेटिक इंटरवेंशन से एक बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर गन्ने की 2 गांठ का अंतर कम होता है तो शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन अगर 2 गांठ का अंतर ज्यादा होता है तो उस शुगर कैन में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। जेनेटिक इंटरवेंशन से ये 2 गांठ के अंतर को बढ़ाया जा सकता है, बाम्बू में बढ़ाया जा सकता है, शुगर कैन में भी बढ़ाया जा सकता है। और उसके कारण शुगर कंटेंट ज्यादा मिलती है तो शुगर ज्यादा निकलती है और परिणाम स्वरूप किसान की आय में वृद्धि होती है। हम किस प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीकों से ताकतवर बनाएं, और आज शुगर के वेस्ट में से भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और अभी अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है इथेनॉल के लिए। इसके कारण गन्ना खेती करने वाले किसान और शुगर इंडस्ट्री के बीच जो बोझ बनता है उसको हल्का करने में बहुत बड़ा रोल इथेनॉल के कारण होने वाला है। और उसके कारण जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी ताकत से खड़ी रह पाएगी और जो गन्ना किसान है उसको भी बेनिफिट होता रहेगा। और ये बात सही है कि हम ग्लोबल मार्केट में हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए शुगर को ग्लोबल मार्केट कैसे मिले, क्योंकि हम 2nd लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर हैं। दुनिया में हमें कैसे मार्केट मिले, इसके लिए अभी हमारे एम्बेसडर्स की मीटिंग थे, उसमें भी मैंने विस्तार से इस बात की चर्चा की है। और हम चाहते हैं कि हमारे शुगर इंडस्ट्री को ग्लोबली अच्छा मार्केट मिले। ऐसा नहीं कि उसको डाउन पेमेंट से देना पड़े, वरना तो हमारी शुगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के साथ गन्ना किसान के खेत से लेकर के शुगर बनने तक सारी प्रक्रिया में उसको पैरों पर खड़े रहने की ताकत कैसे मिले, उस होलिस्टिक व्यू लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में उसका लाभ किसानों को दिखाई देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की उतनी ही आवश्यकता है। अगर हमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो पुरानी परंपराओं से बाहर, लेकिन हम जानते हैं किसान को आप जाकर के कितनी बात समझाओ
वो पूछता है पहले मुझे दिखाओ भाई, इससे होता है क्या? जब तक वो देखता नहीं है, बारीकी से जांचता नहीं है, परखता नहीं है, वो कभी नई चीज को स्वीकार नहीं करता है। एक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसान में विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये योजना है, उस योजना को देखो हमने लागू किया है, ये परिणाम मिला है, ये मिट्टी ऐसी है फिर भी परिणाम मिला है, पानी इतना कम है फिर भी परिणाम मिला है। तब जाकर के वो फिर उसको लागू कर देता है और फिर तो इतना वायरल हो जाता है कि वो चारों तरफ आपको उसका अनुभव मिलेगा। हमारे यहां कृषि को ताकतवर बनाने के लिए वैल्यू एडिशन पर बल देना है। अगर हम वैल्यू एडिशन पर बल नहीं देंगे तो हमारे किसान को ताकत नहीं मिलेगी। और औद्योगिक जगत के लोगों को भी मैं कहता हूं, हमें उन उद्योगों की ज्यादा जरूरत है जो उद्योग ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हो, जो उद्योग एग्रो प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करे, प्रोसेसिंग करे और दुनिया के बाजार में हम अपनी एक ताकत बना करके खड़े हो सकते हैं। हम जितना ज्यादा, और आप मैंने यहां पर हमारे यहां जो फलों की खेती हो रही है, धीरे धीरे उसमें वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, सारे वैज्ञानिक तरीके आने लगे हैं। इसको हमें सामान्य किसान तक पहुंचाना है और जितना हम सामान्य किसान तक पहुंचाएंगे उसका लाभ होगा। एक बात हमें समझनी होगी, पुराने जमाने में हम सुनते थे कि पारस की ताकत ये होती है कि पारस अगर लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है। मुझे तो मालूम नहीं है पारस क्या होता है और लोहे से सोना बनता है कि नहीं बनता है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन सुनते थे, बचपन से सुनते थे। लेकिन मुझे इतना समझ जरूर है कि पानी ये पारस का रूप होता है और पानी का मिट्टी को अगर सही स्पर्श हो जाए तो मिट्टी सोना पैदा करने की ताकत रखती है। और इसलिए पानी को पारस के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी ये परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है। कभी मंदिर में जाते हुए कोई प्रसाद देता है और छोटी सी चीज गिर जाए तो 4 बार परमात्मा की माफी मांगते हैं और उसको उठा लेते हैं। पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, उसकी एक बूंद भी बर्बाद करना हमें अधिकार नहीं है। और इसलिए पानी बचाना। बारामती में बदलाव कैसे आया? आखिर हम अप्पा साहब को याद क्यों करते हैं? आज अप्पा साहब को श्रद्धांजलि देने का मुझे अवसर मिला, अप्पा साहब के नाम पर एक सभागृह का उद्घाटन का अवसर मिला। लेकिन सबसे बड़ा काम अप्पा साहब के नेतृत्व में हुआ वो जल संचय का काम हुआ। ये सूखी धरती, जहां जहां पानी बचा सकते थे बचाने के संस्कार हुए और यहां के समाज जीवन में एक आदत लगी है कि भाई कुछ भी है हम, ठीक है, परमात्मा ने हमें उस भूमि में जन्म दिया है जिस भूमि में पानी कम है, हम भले 8 इंच 9 इंच बारिश आती होगी लेकिन हम पानी रोकेंगे और उसी पानी के भरोसे जिंदगी जीने की ताकत खड़ी करेंगे। और बारामती के किसानों ने की है। मैं मानता हूं कि पानी को बचाना, पानी के द्वारा हमारी कृषि को ताकत देना, ये देश के हर कोने में जहां अधिक पानी है वहां भी पानी की चिंता है, जहां पानी नहीं है वहां भी पानी की चिंता है। और इसलिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूरे देश में किसानों को पानी कैसे मिले, पानी का सही उपयोग कैसे हो, वर्षा का पानी कैसे रुके। हमारे देश में रोजगार के लिए एक नरेगा योजना चलती है। उस नरेगा का उपयोग पानी संग्रह के लिए कैसे हो उस पर हम बल देना चाहते हैं। और जितना पानी हम संग्रह कर पाएंगे, जितना हम रिचार्जिंग करेंगे, जितने वाटर टेबल ऊपर आएंगे, हमारी जमीन उर्वरा रहेगी, हमारा किसान धनवान बनेगा और हमारी कृषि जीवन और अधिक ताकतवर बन सकता है। हमारे पास ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए अपार संभावनाएं पड़ी हुई है। उन सारी अपार संभावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं फिर एक बार शरद राव के निमंत्रण पर आज मुझे कई सारे प्रोजेक्ट, शिक्षा के क्षेत्र के प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, कृषि के रिसर्च क्षेत्र के प्रोजेक्ट,
यहाँ के सार्वजनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई सारे प्रोजेक्ट देखने का मुझे अवसर मिला है। मैं उनके निमंत्रण के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और राजेंद्र जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में कृषि में नए प्रयोग देश के भी काम आएंगे और एक नई ऊंचाइयों पर देश की कृषि ले जाने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन माननीय श्री राजेंद्र पवार जी से मैं विनती करता हूं कि वो इस सभा का समापन करें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट इस संस्था की स्थापना 44 साल पहले हुई। इस संस्था के निर्माण में कई लोगों का बड़ा योगदान रहा। हमारी संस्था ने शुरू से ही बगैर राजनीति सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारी संस्था में आए। उन्होंने बड़ी लगन से संस्था के उपक्रम में रुचि दिखाई और हमारे किसान भाई बहनों और संबोधित किया। हम आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। वी आर हाईली indebted to His Excellency Sri Vidyasagar Rao, Governor of Maharashtra, for sparing his valuable time and for his august presence in this program. आपल्या राज्याचे तरुण मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले आणि संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी आपला वेळ दिला, त्यासाठी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। हमारे कृषि प्रधान देश में 70% लोग आज भी खेती पर निर्भर है। हम किसानों का भविष्य जिस मंत्रालय पर निर्भर है, गत 10 सालों से किसानों के लिए ये मंत्रालय ने बढ़िया काम किया है। उस मंत्रालय के देश के कृषि मंत्री महोदय माननीय राधा मोहन सिंह जी ने हमारे किसानों को बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपल्या राज्याचे महसूल आणि कृषी मंत्री माननीय नामदार एकनाथराव खडसे यांनी तरुण शेतकरी म्हणून आप्पासाहेबांच्या काळात संस्थेला भेट दिली आहे। आजही ये कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत, त्यांच्याप्रती मी आभार व्यक्त करतो। माननीय नामदार गिरीश बापट अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व पुणे जिल्हा पालकमंत्री हेही या कार्यक्रमात आवर्जून उपस्थित आहेत, त्यांचेही विशेष आभार। ज्यांनी या संस्थेला जन्म दिला व जे या संस्थेचे आधारस्तंभ व अध्यक्ष आहेत ते माननीय पवार साहेब यांच्या ऋणातच आम्ही राहू इच्छितो। माननीय प्रफुल्ल पटेलजीबाई यांचे आभार मानतो। माननीय अजितदादा पवार माजी उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे सहकार्य कायमचेच आम्हाला लाभत असते, त्यांचे मी विशेष आभार मानतो। संस्थेच्या विश्वस्त आणि बारामती लोकसभा सदस्य श्रीमती सुप्रिया सुळे या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत, त्यांचेही आभार। We are very much grateful to Alfonso Stoilinga, Ambassador Netherlands Embassy, and Central Government NHM officers and state officers for their work, hearted help and presence to occasion. We are very much grateful to ICR Delhi Honorable Officers and Mahatma Phule Agriculture University Honorable Chancellor of Officials. ज्या शेतकरी बंधूंनी ही संस्था अखंड कार्य करते ते शेतकरी बंधू भगिनी, राजकीय सहकार, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रतिष्ठित विद्यार्थी विद्यार्थिनी, पालक, पत्रकार, संस्था कर्मचारी बंधू आणि भगिनी या सर्वांचे मी संस्थेमार्फत आभार मानतो। धन्यवाद। सभी मान्यवर प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथियों का फिर एक से हम आभार प्रदर्शित करते हैं और आज का ये समारोह संपन्न होता है ऐसा हम घोषित करते हैं। धन्यवाद।